नमस्कार दोस्तों। आज 29 दिसंबर। जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे उसमें कौन क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। और इसी के अंदर कुछ ट्राइब ऐसी है जिनको स्टार्टिंग में बोला जाता था बोर्न क्रिमिनल्स, कि मतलब ये जन्मजात ही क्रिमिनल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे भारत के अंदर। और इनका अभी जिक्र क्यों हो रहा है तो वो सब इसी क्लास के अंदर देखेंगे। फिर नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्पा सिंह पुष्पा कमल दाहल ये अपॉइंट हुए हैं। और साथ ही एक ईयर एंड रिव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनकी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं जो इसी क्लास के अंदर हम मोस्टली कवर कर लेंगे। तो इस क्लास के अंदर बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, तो अपना थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और वन मोर थिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर लगे तो इसको ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का। पार्लियामेंट्री पैनल ने सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई आप जो ये डिनोटिफाइड और जितने भी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं इनको कैटेगरीज के अंदर डालिए। ठीक है, या तो आप एससी में, एसटी या फिर ओबीसी लिस्ट के अंदर इनको अपडेट कीजिए। अगर इसके अंदर आप जितना भी डिले करोगे ना, उससे और किसी का नहीं बल्कि इन जितने भी ये ट्राइब्स हैं ना, इनके लोगों का होगा। क्योंकि इनको जितनी भी गवर्नमेंट की काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स हैं जो इनके लिए स्पेशली इनके लिए चलाई जाती हैं, तो उनको उनका ये फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और उससे है ना सरकार के और हमारे रिसोर्सेज का भी नुकसान जाएगा, क्योंकि खाली पीली ऐसे ही वो वेस्ट में जाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। हु इज़ डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो देखो, दिस कम्युनिटीज़ आर मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड। ये काफ़ी वल्नरेबल है और डिप्राइव्ड है, मतलब इनको सरकार की तरफ से ज़्यादातर सुविधाएं मिलती नहीं है, क्योंकि इनको कहीं पे भी नोटिफाई किया नहीं हुआ है। डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड आर द कम्युनिटीज़ दैट वर नोटिफाइड एज बीइंग बोर्न क्रिमिनल्स। इनको स्टार्टिंग में है ना, जब अंग्रेज़ भारत के ऊपर राज करते थे उस टाइम पे क्या है ना, इनको एज अ बोर्न क्रिमिनल बोला जाता था। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखा रखा हुआ छोटा छोटा। और एक जब भारत को आज़ादी मिली थी उस टाइम का एक न्यूज़पेपर की कटआउट है कि नो क्रिमिनल ट्राइब्स आफ्टर अगस्त 13, है ना। भारत की आज़ादी के बाद है ना ऐसी कोई भी क्रिमिनल ट्राइब नहीं रहेगी। और यहाँ पे एक पैम्फलेट और भी है जिसके अंदर क्या बोला गया है, ए पैम्फलेट ऑन गोविंदास डोम्स गैंग ऑफ हुली बुर्दवान डिक्लेयर्ड अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1924। तो ये सब है ना पहले के पैम्फलेट हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे देखो, है ना। तो इनको है ना उस टाइम पे जो ये डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ थी इनको बोर्न क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था। और इनको एक क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ऑफ 1871 के अंडर में डाल रखा था। और इस वजह से इनको है ना उस समय पे भी काफ़ी इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा। दीज एक्ट वर रिपील्ड बाय इंडिपेंडेंस इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इन 1952। इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को रिपील कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और इन जो क्रिमिनल ट्राइब्स थी इनको किस नाम से जाने लग गया उस टाइम पे, डी नोटिफाइड। कि मतलब अभी इनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला है, लेकिन ये क्रिमिनल ट्राइब भी नहीं है। A few of these communities were listed as denotified were also nomadic। nomadic कौन सी होती है कि जो एक स्थान पे नहीं रहती, मतलब जो बंजारे देखे होंगे आपने, कभी उनका एक घर नहीं होता है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते, तो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स उन्हीं को बोला जाता है। nomadic and semi nomadic communities are defined as those who move from one place to another rather than living on a वन प्लेस एट ऑल टाइम। कि भाई हमेशा के लिए एक जगह पे रहने की बजाय वो एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, मतलब अपने काम धंधे के देखते हैं। कभी एक गांव में जाएंगे, उस गांव में कोई छोटा मोटा काम होगा उसको कंप्लीट करेंगे और फिर अपना पूरा सामान लेके किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। Historically, nomadic tribes and denotified tribes had never access to private land and home ownership। जितने भी डीएनटी है या फिर नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनको कभी भी है ना खुद की कभी प्राइवेट लैंड नहीं मिली, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे या इतने अमीर नहीं होते थे कि खुद का घर बना सके या फिर खुद की ज़मीन खरीद सके और वहीं पे हमेशा के लिए रह सके। वाइल मोस्ट डीएनटीज आर स्प्रेड अक्रॉस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी कैटेगरी,
एंड सम DNT आर नॉट कवर्ड इन एनी ST SC ST एंड OBC कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है ना, टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट ने कई ऐसी DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स को कैटेगरीज में बांट दिया, लेकिन अभी भी कुछ है ना 150 से 200 ऐसी ट्राइब्स हैं जो डी नोटिफाइड है और वो उनको किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। काफ़ी कमीशन और कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, ठीक है, इनको कैटेगरीज में डालने के लिए। जो सबसे पहले कमेटी देखते हैं आप, दीज इंक्लूड द क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी। 1947 जैसे भारत को आज़ादी मिली उसी समय पे क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड प्रोविंस में। यूनाइटेड प्रोविंस को आज के समय पे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। फिर एक कमेटी और आई, अनंथा संयम अयंगर कमेटी इन 1949। 1949 के अंदर इस कमेटी का भी गठन हुआ। इसी की रिपोर्ट पे बेस्ड क्या है ना, इसी रिपोर्ट मतलब इसी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बेस पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटा दिया गया, ठीक है। जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर बात करते काका कालेलकर कमीशन की। इसको पहली ओबीसी कमीशन भी बोला जाता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1953 के अंदर। फिर बात करते हैं बीपी मंडल कमीशन की, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1980 1980 के अंदर। इसके द्वारा भी काफ़ी रिकमेंडेशन दी गई इस इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन तब भी ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होके दिया। फिर बात करते हैं NCRWC की। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कमीशन। 2002 के अंदर इन्होंने हेल्ड किया दैट DNTs हैव बीन wrongly stigmatized as crime prone and subjected to high handed treatment as well as exploitation। तो इस जो ये कमीशन थी या जो नेशनल कमीशन थी जिसने ये पूरा मामला रिव्यू किया, तो इसके द्वारा क्या कहा गया ना कि ये जो जितनी भी DNT ट्राइब्स हैं इनके साथ है ना काफ़ी गलत बर्ताव हुआ है, ठीक है। इनका काफ़ी मतलब इनका है ना बहुत समय से मतलब आज़ादी से पहले के टाइम से भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है, क्योंकि इनको किसी भी कैटेगरी के अंदर डाला नहीं हुआ। और समाज ऐसा है ना कि जो भी पिछड़ा वर्ग था उनके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा काफ़ी उस टाइम पे बड़े बड़े स्टेप्स भी लिए गए थे। और बाद में लोगों ने भी मिल के मतलब उन चीज़ों को उठाने की बात करी कि भाई ठीक है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है ना, हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अपने साथ लेके चलें। लेकिन इनको तो हमने किसी भी कैटेगरी में भी नहीं डाल रखा। तो समाज है ना कभी कभी थोड़ा सा एक नेगेटिव अप्रोच में भी चलना स्टार्ट कर देता है। फिर जो NCRWC की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? जस्टिस MN वेंकट चलैया। It has been estimated that South Asia has world's largest nomadic population। जो साउथ एशिया उसके अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन रहती है, जिसके अंदर इंडिया में जो 10% पॉपुलेशन है वो डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स की है। जिसमें से DNT की जो ट्राइब के जितने भी कम्युनिटीज़ है वो कितनी है? 150 हैं। और जो पॉपुलेशन और नोमैडिक ट्राइब है उनकी कितनी है? 500 हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय नोमैडिक ट्राइब्स? कि भाई जो एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हैं, चलते जाते हैं, मतलब जिनका परमानेंट घर नहीं होता, उन ट्राइब्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आती, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। पहला तो यही कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं हो पाती, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन फैसिलिटी इस कम्युनिटी को अवेलेबल नहीं हो पाती, ना ही हेल्थ केयर, ना ही एजुकेशन फैसिलिटीज़। बैड ट्रीटमेंट होता है भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक जगह के होते नहीं है ये, मतलब एक जगह पे रहते नहीं है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनको ढंग से अपनाता नहीं है। इनके साथ क्रिमिनल्स जैसा बर्ताव किया जाता है, ठीक है। लेक ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवर। अब मान लो देखो इनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड कैसे होगा? ना ही आधार कार्ड होता, क्योंकि देखो उनके अंदर एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है और एड्रेस इनका एक समान रहता नहीं है, क्योंकि इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। उस वजह से काफ़ी गवर्नमेंट की वेलफेयर जो स्कीम्स हैं वो इनको मुहैया हो ही नहीं पाती। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिलेटेड डेवलपमेंट एफर्ट्स रिगार्डिंग, कि भाई इनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNTs। DNTs के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलाई गई, जिसको 2015 14-15 के अंदर लॉन्च किया गया कि भाई जो DNTs हैं इनका वेलफेयर हो सके, इनके जो स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में
उनका भविष्य बन जाए जो SC ST OBC कैटेगरी में नहीं आते हैं। The scheme of pre-matric scholarship for DNT student is helpful in spreading education amongst DNT children, especially the girl childs. फिर बात करते हैं नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स। जितने भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बच्चे मतलब लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके लिए हॉस्टल्स का गठन किया गया, उनको बनाया गया। 2014-15 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलके इसके अंदर पैसा लगाया गया था। और जितनी भी गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इन हॉस्टल्स को बनाया गया था। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, इसके अंदर फ्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग दी जाती थी इन बच्चों को, हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता था, इनको हाउसिंग असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती थी और लाइवलीहुड इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे। इसके अंदर 200 करोड़ का एक्सपेंडिचर था जो कि 2021-22 स्टार्टिंग ईयर रखा गया था, जिसके अंदर इनकी DNTs के ऊपर ये पूरा पैसा खर्च किया जाएगा इनके उद्धार के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं DWB-DNC के बारे में, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। इनके लिए एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका पर्पज़ क्या है कि भाई जो वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आए जाएँ DNTs और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए जो किसी भी कैटेगरी के अंदर ना पड़ते हों। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 21 फरवरी 2019 में कि कौन किसके चेयरमैन के अंडर में, ऑफ बीकू रामजी इदारे। तो उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। बात करते हैं ईयर एंड रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इनके द्वारा क्या क्या स्कीम्स चलाई गई और उनका रिव्यू क्या रहा, उनके क्या परिणाम निकल के आए, पूरे 1 ईयर के इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 2022 की जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ कर दी गई है। इसके अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं डिपार्टमेंट के, उनको देखेंगे। पहला तो है EWS, रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्टिकल 15 का क्लोज 6 और 16 का क्लोज 6 इंसर्ट किए गए, नए क्लोज ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से 103rd अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2019 के अंदर, ठीक है। और इन्हीं क्लोज की वजह से क्या है ना, स्टेट अपनी एरिया के अंदर 10% रिजर्वेशन दे सकता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये जो पूरी अमेंडमेंट एक्ट है 2019 की, जो इसको सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने नवंबर 2022 के अंदर इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया कि मतलब ये जो अमेंडमेंट की गई है 103वीं, ठीक है, 103वीं EWS के लिए जो भी अमेंडमेंट की गई है ये बिल्कुल वैलिड है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात करते हैं नशा मुक्त भारत अभियान। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसको 372 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्टार्ट किया गया था। और 272 मोस्ट वल्नरेबल जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ये किसके द्वारा बताई गई थी, ये हमको पता चला था नेशनल सर्वे और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हैं उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि भाई ये 372 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे नशा सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। वहाँ का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा नशे के अंदर उलझा हुआ है। तो इस वजह से वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हो गए, कैंपस हो गए, यूनिवर्सिटी होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ पे जाके क्या किया गया, उनको अवेयर किया गया, है ना। वहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम किए गए, लोगों को समझाया गया कि नशा कितना खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो इसका अचीवमेंट क्या रहा, 9.5 करोड़ लोगों को सेंसिटाइज किया गया इस इशू से, उनको बताया गया, जिसके अंदर 3 करोड़ यूथ थे और 2 करोड़ वुमेंस थी। फिर कई इवेंट्स लगाए चालू किए गए, लाइक नशे से आज़ादी, नया भारत, नशा मुक्त भारत, है ना। ये ऐसे ऐसे, और NCC के अंदर भी ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए नशे से आज़ादी टाइप के, ताकि जो यंग हैं, जितने भी यंग वंस हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो इस इशू को समझ पाए और नशे से दूरी बनाए रखें। तो इस तरह की स्कीम स्टार्ट करी गई। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट।
तो इसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंट में एक स्कीम चलाई गई थी, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ये मैंने है ना पहले की क्लास में भी काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। करीबन 3-4 दिन पहले की क्लास थी, उसके अंदर इसको अच्छे से डिफ़ाइन भी किया था। लेकिन चलो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं, अपना रिवीजन भी हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड यही इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्पेशली शेड्यूल कास्ट के जितने भी स्टूडेंट्स या बच्चे हैं और शेड्यूल कास्ट, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स, तो उन बच्चों के लिए जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबरर हो गए या फिर ट्रेडिशनल आर्टिसंस कैटेगरी से हो गए, जो कि अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं विदेश से, तो उनके लिए स्पेशली इस स्कीम को चलाया गया है। तो इसके अंदर जो स्कीम इस स्कीम के अंदर जितनी भी सीट है, ठीक है, पहले 100 थी, उनको बढ़ा के 125 कर दिया गया है और 2021-22 से ये लागू हो जाएंगी। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, लाइक आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका कुछ मतलब अपना क्राइटेरिया है, तो वो आप देख सकते हैं। और जो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मैंने अभी बताया है, और अगर उनका ऐसा कुछ मन है कि उनको विदेश में जाके कुछ पीएचडी करना है या मास्टर्स करना है, तो वो एक बार को जाके सर्च कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, NFSC के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फेलोशिप in the form of financial assistance to the students belonging to scheduled caste category to pursue higher education studying leading to MPhil, PhD in science, humanitarian or social science streams in Indian universities, institute, college recognized by UGC। तो UGC के अंडर में आने वाले जितने भी कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होगी, अगर उनके अंदर आप MPhil करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं साइंस के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर या फिर सोशल स्ट्रीम्स के अंदर, सोशल साइंस स्ट्रीम्स के अंदर, तो आपको, अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है ना कुछ फाइनेंशियल आपको हेल्प की जाएगी, असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी अंडर नेशनल फेलोशिप ऑफ SC स्टूडेंट्स की स्कीम्स के अंडर में। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसके अंडर में 3 कैटेगरीज आती, 3 डिफरेंट स्कीम आती है। एक तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना होगी, स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान्स, ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट मतलब पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, छात्रावास मतलब कोई हॉस्टल से रिलेटेड स्कीम है ये। अब बात करते हैं डेवलपमेंट्स की इसी स्कीम में। तो यहाँ पे ग्रांट इन एड आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो ये स्कीम है इसके अंदर। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कुछ पैसे, कुछ राशि प्रोवाइड की जाएगी, जो की होगी 10,000 से लेके 50,000 तक। और इसको पाने के लिए एक वेब बेस्ड पोर्टल है, उसको डेवलप किया गया है, जहाँ पे आप ये जितना भी है ना अपना जो फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं, और उसको अप्रूव हो गया या नहीं हो गया ये सब वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। इसको सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में बनाया गया, कब? 1992 में, ठीक है। एज ए कंपनी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ OBC। OBCs के बेनिफिट के लिए जितना भी जो भी काम होगा इसके द्वारा किया जाएगा। अचीवमेंट की बात करें तो इसके अंदर 418 करोड़ से ज़्यादा पैसे बांटे गए, फंड्स बांटे गए। कितने लोगों को? करीबन 1.2 लाख लोगों को। अब बात करते हैं DAF के बारे में, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। अब डॉक्टर अंबेडकर जो फाउंडेशन है, इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यानी कि DACE, विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। देश की 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। वहाँ पे जितने भी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो जो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप सिविल सर्विस की जो तैयारी करना चाहते हैं, तो इन अगर आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आते हो, तो बिल्कुल ईज़िली वहाँ से कर सकते हो। और इन सब है ना स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अगर ये वैसे ही वेस्ट जाएँगी, तो इनके लागू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इन स्कीम्स का पता है, और अगर आपके किसी दोस्त को नहीं पता, तो उनको बताया कीजिए, ठीक है, कि भाई ऐसी-ऐसी स्कीम है, अगर तेरे को इससे बेनिफिट होता हो तो ज़रूर उठा,
ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन सक्सेसफुली विद 173 बेनिफिशरीज। डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिटेड 218 बेनिफिशरीज। फिर बात करते हैं श्रेष्ठ स्कीम की। इसके अंदर रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कूल्स बनाए गए, ठीक है, जहाँ पे बच्चे जो काफ़ी दूर दराज एरिया में रहते थे उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल है, क्योंकि वो डेली वहाँ से अप एंड डाउन नहीं कर सकते, तो बच्चे वहीं पे रह के पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम, यानी कि पीएम दक्ष स्कीम। अंडर पीएम दक्ष स्कीम यहाँ पे आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर सैनिटेशन वर्कर हो, तो इन सबको है ना इस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या है ना स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप अपना अच्छे से कोई और धंधा स्टार्ट कर सकते हो, भूखे नहीं मरोगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इस लायक बना दिया जाएगा कि आप अपना अच्छे तरीके से कोई कामकाज कर सको। अचीवमेंट की बात करें तो करीबन 19,553 लोगों ने इसके तहत अपनी ट्रेनिंग ली और अपना काम करते। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि नमस्ते। अचीवमेंट ऑफ नमस्ते, कवरेज ऑफ 3,944 मैनुअल स्कैवेंजर और डिपेंडेंट अंडर वेरियस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कवर्ड अंडर 8,396 सैनिटेशन वर्कर अंडर आरपीएल अपलिंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोवाइडेड असिस्टेंट ऑफ ₹8.17 करोड़, ठीक है, 8.17 करोड़ रुपीज़ कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड की। 445 जो मैनुअल स्कैवेंजर है, जो सैनिटेशन वर्कर है, उनको, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। ये एक एमओयू साइन किया गया है किसके साथ में, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में 2022 के अंदर, जो कि प्रोवाइड करेगा मेडिकल पैकेज टू द ट्रांसजेंडर पर्सन इन कन्वर्जेंस विद आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर पर्सनस को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मेडिकल पैकेजेस प्रोवाइड करेगी। ये एमओयू अभी साइन हुआ है। ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वुड कवर ऑल द एस्पेक्ट ट्रांजिशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। इसको क्या है ना, ट्रांसजेंडर जो भी लोग हैं उनके ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है। इट विल आल्सो प्रोवाइड कवरेज फॉर हार्मोन थेरेपी हो गया, ठीक है, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी हो गया, जिसके अंदर इंक्लूसिव पोस्ट ऑपरेशन फॉर्मेलिटीज़ जो भी रहेंगी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर हो, तो सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा उसमें। अब बात करते हैं नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दाहाल, यानी कि प्रचंड भी नाम से भी इनको जाना जाता है, ये हैं, ठीक है। तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। और इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूबास प्रीडिसेसर केपी शर्मा ओली, जो ये पहले जो इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, केपी शर्मा ओली, उनको थोड़ा सा प्रो चाइना बोला जाता है, क्योंकि वो थोड़े से है ना उनकी जो सोच थी वो चाइना के साइड की थी, है ना। दैट कमिंग टुगेदर द कम्युनिस्ट फोर्सेस इज अ टर्निंग बैक ऑफ द क्लॉक फॉर इंडिया। तो उनके समय में जो भारत और नेपाल के जो जो रिलेशन थे ना, काफ़ी खट्टे थे, मतलब एक तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही थी। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे हम कोऑपरेट करके चलते हैं। पहला तो हो गया ट्रेड एंड इकोनॉमी। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है कौन, है नेपाल, ठीक है। यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड कितना, करीबन यूएसडी 7 बिलियन, 2019 से 20 के तक की बात कर रहे हैं, उस समय पे भी 7 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा ट्रेड हुआ था नेपाल के साथ में। इंडिया प्रोवाइड ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री फॉर ट्रेड ऑफ नेपाल। नेपाल के साथ है ना हम हर तरह का ट्रेड करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंडियन फर्म्स आर अमोंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन नेपाल। नेपाल के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ पे जो कंपनी है ना, वो बेसिकली कहाँ से, इंडिया से, इंडियन फर्म्स हैं वो, जो कि बहुत पैसा डालती हैं। जो एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि नेपाल के स्टॉक्स के अंदर है, नियरली कितना है, 500 मिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो नेपाल 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 साइड से हम नेपाल को कवर करते हैं। और जो एक साइड रहेगी वह कौन सी साइड में है, तिब्बत साइड में है नेपाल। India and Nepal undertaken various connectivity program to enhance people-to-people linkage and promote economic growth and development. India is looking to develop inland waterways
for the movement of cargo within the framework of trade and transit agreements, providing additional access to sea for Nepal, calling it linking सागर माथा विद सागर। तो क्या है ना, हम ऐसे रास्ते भी ढूंढ रहे हैं, लाइक जो नदियाँ हैं उसके थ्रू होते हुए हम ट्रेड कर सके, जो कार्गो है, जो भी सामान है, हम नेपाल में पहुंचा सके। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स भी गवर्नमेंट के हुए हैं, अरेंजमेंट भी किए जा रहे हैं, ये सारा सब सब कुछ देखा जा रहा है। तो इस चीज़ को नेपाल पता है क्या कहता है? नेपाल कहता है माउंट एवरेस्ट से इंडियन ओशियन को लिंक करना, यानी कि सागर मत्था विद सागर। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूड असिस्टेंट टू नेपालीज आर्मी। नेपाल की जो आर्मी है उसको मॉडर्न वेपन्स और जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है हमारी साइड से। तो ऐसे ऐसे भी जो एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। गोरखा जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, ठीक है, वो रेज्ड है पार्शली बाय द रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल की जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, बेसिकली वो वहाँ से निकल के आते हैं और इंडियन आर्मी में अपना काम करते हैं। इंडिया फ्रॉम 2011 एवरी ईयर अंडरटूक ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेपाल सूर्य किरण। हर साल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है नेपाल के साथ में, किस नाम से उसको जाना जाता है? सूर्य किरण। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो देखो, नेपाल है ना ऐसे एरिया के अंदर लाई करता है, उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारी फ्लड भी आती हैं। तो इस वजह से उनकी लाइफ और पैसे का बहुत नुकसान होता है। और वहाँ पे जब जैसे जब जब भी ऐसी सिचुएशन आई है तो इंडिया सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता है अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे मदद करने के लिए। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया एंड नेपाल शेयर मल्टीपल मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। इसके अंदर जो रोड का ट्रांजिशन था, ठीक है, उसको एनहेंस करने की बात की गई थी। फिर बात करते हैं बिम्स्टेक की, BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज आती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फिर सार्क, सार्क कंट्रीज़ के अंदर भी ये हमारे साथ में खड़े हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में भी कौन कौन सी आती है सब आपको पता होना चाहिए, और आप एक बार अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, हमारे नेपाल के साथ में काफ़ी अच्छे है ना रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्या है ना, देखो अगर हम बॉर्डर उनके साथ में शेयर करते हैं तो बॉर्डर पे थोड़ी बहुत खींचातानी रहती है। लेकिन एक सबसे बड़ी रही है वो है एक जगह है काला पानी की, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ये नेपाल कहता है कि वो हमारा एरिया, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये हमारा एरिया। दिस बाउंड्रीज हैज़ बीन फिक्स्ड इन 1816 बाय ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के द्वारा इन बाउंड्रीज़ को फिक्स किया गया था। जो काम अंग्रेज़ करके गए हैं वो आज तक फंसे खड़े हैं। इंडिया इनहेरिटेड area over which the British had exercised territorial control in 1946 47। Issues with Peace and Friendship Treaty। 1950 के अंदर Treaty of Peace and Friendship was sought by Nepalese authority in 1949 to continue special link they had with British India and to provide them an open border and right to work in India. But today it is viewed as a sign of unequal relationship and एन इंडियन इम्पोजिशन। अब चाइना का भी इंटरवेंशन काफ़ी रहता है, ठीक है। चाइनीज़ वहाँ पे आके नेपालियों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इंडिया आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको किसी दिन पूरा मतलब गायब कर देगा, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं जिससे है ना जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी खट्टे हो जाते हैं, काफ़ी इश्यूज आते हैं। चाइना कंसीडर करते हैं नेपाल को एज ए की पार्टनर इन BRI, जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इन नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट भी करना चाहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, पीस पैक्ट विद मणिपुर इंसर्जेंट ग्रुप। ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है। ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप कहोगे तो इनको अगली क्लास के अंदर अच्छे से डिफाइन भी कर दूंगा। तो इसको देखते हैं। रिसेंटली एक ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट हुआ है तीन पार्टियों के बीच में, जिसके अंदर सेंटर की तरफ से होम मिनिस्ट्री थी, मणिपुर गवर्नमेंट, और एक JDOF थी, मतलब जिलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, JDOF नागा आर्म्ड ग्रुप है जो ऑपरेट करता है बेसिकली कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। और इनकी काफ़ी डिकेड से है ना करीबन एक डिमांड थी कि JDOF को क्या है ना, जो सॉरी, हैज़ बीन डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट
फॉर द जेलियांगोंग नागा ट्राइब। जो ये नागा ट्राइब है इनके लिए एक सेपरेट आप स्टेट बना के दीजिए। ठीक है। द आर्म ग्रुप इज़ अ फॉलोअर ऑफ रानी गाइदिनल्यू, जो कि फ्रीडम फाइटर रही है मणिपुर से, जिसको ब्रिटिशर्स अंग्रेजों ने 14 साल के लिए क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। द पीस पैक्ट इज सिग्निफिकेंट इन फुलफिलिंग द पीएम्स विजन ऑफ इंसर्जेंसी फ्री एंड प्रोस्पेरस नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का गठन हुआ था बॉम्बे के अंदर, विथ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एज इट्स जनरल सेक्रेटरी। ठीक है। उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन वहाँ के वाइस रॉय थे इंडिया के। द अर्ली लीडरशिप ऑफ आईएनसी में कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बारूदीन त्याबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे जो स्टार्टिंग के समय पे आईएनसी के अंदर इंक्लूड थे। पहला सेशन बॉम्बे के अंदर हुआ था 1885 में, जिसको किसने प्रिसाइड किया था, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी, एनी बेसेंट। 1917 के अंदर इन्होंने प्रिसाइड किया था कलकत्ता के अंदर। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, देखो एक तो पहली वुमेन और फिर पहली इंडियन वुमेन। जो पहली इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 को प्रिसाइड किया था कानपुर अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है जो वैक्सीन फॉर H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ICAR और NIHSAD, इनके द्वारा एक इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लॉन्च किया गया है चिकन्स के लिए। जो चिक्स होते हैं, ये छोटे छोटे चिकन्स के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर H9N2 वायरस। H9N2 वायरस की ये पहली भारत में बनी देसी क्या है ना वैक्सीन है। H9N2 इज़ अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जो कि ह्यूमंस के अंदर भी इन्फ्लुएंजा कोज करने का कारण रहा है, और साथ ही साथ बर्ड फ्लू भी। इट वॉज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन यूएस के अंदर इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था 1986 में, सॉरी 66 में, जो टर्की के फ्लॉक्स थे उनमें से। H9N2 वायरस इन्फ्लेक्ट्स इन ह्यूमंस एज आर रेयर और लाइकली अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू माइल्ड सिम्टम्स। कि भाई ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन वहाँ पे सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते, इतना खतरनाक नहीं होके निकलता। इस वजह से ये फ़िलहाल के लिए जो एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए ही वैक्सीन निकाली गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, मेरे को भी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि ऐसी ऐसी क्लासेस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। सो मिलते हैं अगली क्लास में, और इस क्लास की जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।